ಇವತ್ತಿನಿಂದ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಂಟಿ ಸದನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಅದೇ ನಡುವೆ ಈಗ ಅಧಿವೇಶನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಭಯ ಸದನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸದನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳು ಏನು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಜಂಟಿ ಸದನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿದ ನಂತರ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ. माननीय सभापति कर्नाटक विधान परिषद, माननीय अध्यक्ष कर्नाटक विधानसभा, कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री, कर्नाटक के विधानमंडल के माननीय सदस्यगण, मैं वर्ष 2021 के लिए राज्य विधानमंडल के संयुक्त सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप जानते हैं कि पिछला वर्ष कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से भरा हुआ रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि महामारी जल्दी ही समाप्त हो जाएगी और हम निष्पक्षता के साथ विकास के रास्ते पर लौट आएंगे। मैं कर्नाटक के लोगों की सेवा करने का यह अवसर पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरी सरकार ने कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने का भरसक प्रयास किया है और हमने इस संकट का इस्तेमाल देश में अविरत स्वास्थ्य अवसंरचना बनाना और पीपीई किट और वेंटिलेटर के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने के अवसर के रूप में किया है। यह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अच्छा कदम है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने 2 टीकों का उत्पादन किया है और विदेशों में इस टीकों का निर्यात भी किया है। 16 जनवरी को विश्व टीकाकरण अभियान के अंतर्गत एक सक्षम नेता के रूप में सम्मानित प्रधानमंत्री श्री ने विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया। हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर टीके को उत्तरोत्तर सभी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सभी सरकारी एजेंसियों जैसी डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस, राजस्व, पंचायत पदाधिकारियों आदि ने दिन रात काम किया और जनता की अनावश्यक और अवांछित आवाजाही पर रोक लगाते हुए महामारी के फैलने पर नियंत्रण और प्रबंधन के लिए आपातकालीन सेवाओं के सुचारू और व्यवस्थित संचालन की सुविधा प्रदान की। मेरी सरकार ने कोविड-19 से संबंधित काम निभाने के दौरान मृत्यु होने के मामले में सरकारी कर्मचारी को 30 लाख रुपये के अत्यधिक मुआवजे की घोषणा की है। महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और कठिनाइयों के बावजूद मेरी सरकार की उपलब्धियां उल्लेखनीय है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में हमारा राज्य पहले स्थान पर है। इसके अलावा हम दूध उत्पादन में दूसरे, सार्वजनिक मामलों के सूचकांक, विकास इक्विटी और सततता में चौथे, एसडीजी इंडिया इंडेक्स यानी कि नीति आयोग 2019 में छठे और 11 सतत विकास लक्ष्यों में अखिल भारतीय स्तर पर सबसे आगे है। हम भारत के सकल घरेलू उत्पादन में 8% और देश के आईटी निर्यात में 40% का योगदान करते हैं। हमारे राज्य ने मत्स्य पालन क्षेत्र में 2.9% की
औसत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की है और दलहनों के सबसे अधिक उत्पादन में पहला पुरस्कार प्राप्त किया है। मेरी सरकार ने कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, पीएम केयर्स एंड कॉर्पोरेटर सामाजिक दायित्व कोष से 526 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मेरी सरकार ने आरटी-पीसीआर तकनीक का उपयोग करके 80 लाख से अधिक लोगों की कोविड जांच की है, जो प्रति लाख जनसंख्या पर जांच किए गए व्यक्तियों के मामले में देश में सबसे अधिक है। मेरी सरकार ने 1.26 लाख कोविड रोगियों के मुफ्त उपचार को मंजूरी दी है और इस पर 248 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत विशेष रूप से कोविड के दौरान सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। मेरी सरकार ने 248 राज्य सरकार कल्याण संस्थाओं ने 9,994 निवासियों और 182 केंद्र सरकार कल्याणकारी संस्थान के 8,919 निवासियों को दासोह योजना के तहत 10 किलोग्राम चावल और 5 किलोग्राम गेहूं मुफ्त उपलब्ध कराया है। मेरी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए प्रवासी कामगारों के लिए पोषण आहार के 90 लाख पैकेट उपलब्ध कराए और रेलवे से साथ मिलकर उनके गृह राज्यों तक की सुरक्षित यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए भोजन और अन्य आवश्यकताओं के साथ विशेष श्रमिक गाड़ियों की व्यवस्था भी की। कोविड-19 संकट के दौरान 63,59,000 लाभार्थियों को 5,372 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई, जिसमें किसान, असंगठित क्षेत्र के कामगार, ऑटो चालक, बुनकर, नाई शामिल थे। इसके अतिरिक्त कर्नाटक के सभी बीपीएल कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ दिया गया है। 16,924 कलाकारों, लेखकों को 3.38 करोड़ रुपए की एक बारगी सहायता प्रदान की गई। निर्माणकर्ता निगम की ओर से 16.45 लाख कर्मियों को 824 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। मेरी सरकार ने कोविड-19 संकट से प्रभावित 11,770 चमड़ा कारीगरों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये जारी किए। मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1,020 करोड़ रुपए के 51 लाख किसानों को प्रति किसान 2,000 रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की है। मेरी सरकार ने 61,379 मीट्रिक टन धान, 1.93 लाख मीट्रिक टन रोगी और रागी और 9,256 मीट्रिक टन ज्वार की खरीद करके किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिया है। उद्योगों सहित बिजली उपभोक्ताओं को भी विभिन्न राहतों और प्रोत्साहन दिए गए हैं। राज्य में फंसे पर्यटकों की सहायता और सुविधा के लिए हेल्पलाइन और सहायता केंद्र स्थापित किए गए। कुल मिलाकर 37 देशों के 6,780 विदेशी पर्यटकों को अपने देश लौटाने की सुविधा प्रदान की गई। मेरी सरकार ने विजन 2030 तैयार किया है, जिसमें नवोन्मेषी रणनीतियों और पहलों को शामिल किया गया है, ताकि राज्य को भूख और एनीमिया से मुक्त और साथ ही लिंग अनुकूल बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 46,368 जल संचलन संरचनाएं बनाई है, जिसके 1.88 लाख हेक्टेयर भूमि सुरक्षा सिंचाई के तहत लाई गई है, जिससे वर्षा सिंचित क्षेत्र में 2.76 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। मेरी सरकार ने पुनर्निर्माण मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत 2.4 लाख मामलों को दर्ज करके 1.4 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया है। खरीफ 2019-20 के संबंध में 3.11 करोड़ में 296 करोड़ का दावा बीमा कंपनियों द्वारा निपटा दिया गया है। खरीफ 2020 में सर्वेक्षण किए गए 2.10 करोड़ भूखंडों में से लगभग 80 लाख भूखंडों को किसानों द्वारा स्वयं अपलोड किया गया था। कर्नाटक में किसान के सक्रिय सहयोग द्वारा फसल सर्वेक्षण डाटा का डिजिटीकरण करके भारत सरकार ने प्रशंसा की है। 23,064 हेक्टेयर क्षेत्र में बागबानी फसलों का विस्तार किया गया है। 32,878 हेक्टेयर में ड्रिप सिंचाई प्रणाली स्थापित है। 3,438 हेक्टेयर में एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन किया गया है। 1,089 एकलितर प्रबंधन इकाइयों को स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की गई है। मेरी सरकार ने 2020-21 से 2026-27 तक राज्य के 21 जिलों में जल संचयन संरचना को निर्माण के लिए अभिनव विकास के माध्यम से कृषि पुनरुद्धार के लिए पनधारा पुनर्जीवित करने की विश्व बैंक की परियोजना को 600 करोड़ रुपए के बजट के साथ अनुमोदित किया है। मेरी सरकार ने 4,540 करोड़ रुपए की आर्थिक प्रगति के साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कुल 1,194 लाख श्रम दिवस सृजित किए हैं। मेरी सरकार ने 300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से रामनगर, चिकमंगलुरु, बेंगलुरु, मांड्या, कोप्पल, बेलगावी और उडुपी जिले में लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी है। मेरी सरकार ने 142 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर बल्लारी, चित्रदुर्गा और हुबली धारवाड़ के शहरी स्थानिक निकायों में पीपीपी आधारित अपशिष्ट जल का उपचार शुरू किया है। मेरी सरकार ने फ्लाई ऐश निपटान नीति पेश की है, जिसके परिणाम स्वरूप ताप विद्युत स्टेशनों में 100% राख का उपयोग हुआ है और इससे पर्यावरण का प्रदूषित कम हुआ है। मेरी सरकार ने देश में पहली बार ग्रीन इंडेक्स टूल किट विकसित की है और राष्ट्रीय हरित फसल कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 14,971 मेगावाट की संचयी स्थापित क्षमता के साथ कर्नाटक देश में अक्षय ऊर्जा में पहले स्थान पर है। मेरी सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के तहत 14,320 गैर विद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण किया है। मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों और उन सभी किसानों को जिनके आईपी सेट 10 HP से नीचे है, मुफ्त बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 11,250 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की है। मेरी सरकार ने शिक्षक
और अभिभावक हेल्पलाइन शिक्षा मित्र और मक्कम वाली यूट्यूब चैनल का लॉन्च किया है, जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। स्कूल के पाठ्यक्रम को संक्षिप्त शैक्षणिक अवधि के लिए फिर से बनाया गया है। मेरी सरकार ने पूर्व छात्र संघों और विभिन्न संगठनों ने दान एकत्र करके लिए माई स्कूल माई कंट्रीब्यूशन यानी नन्ना साले नन्ना कोडुगे नामक एक अभिनव कार्यक्रम शुरू किया है। आज तक जनप्रतिनिधियों, समुदाय के गणमान्य लोगों, स्वयंसेवी संगठनों ने 1500 स्कूलों को इसके अंतर्गत अपनाया है। मेरी सरकार ने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत करके कॉलेज में गुणवत्तापूर्वक शिक्षकों को बढ़ावा दिया है, जो छात्रों को वेब आधारित प्लेटफॉर्म, ऐप और स्मार्ट कक्षा के माध्यम से विषय सामग्री का उपयोग करने की अनुमति देगा। मेरी सरकार ने 150 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के उन्नयन के लिए टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। मेरी सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना के तहत चिक्काबल्लापुर, हावेरी, यादगिरी और चिकमंगलूर जिले में से प्रत्येक जिले में 325 करोड़ रुपए की लागत से एक मेडिकल कॉलेज मंजूर किए हैं। मेरी सरकार ने कल्याण कर्नाटक के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कलबुर्गी में 300 बिस्तरों की क्षमता वाली अस्पताल की जयदेव कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के निर्माण कार्य को शुरू किया है। मेरी सरकार ने 2020-21 के लिए कल्याण कर्नाटक क्षेत्रीय विकास बोर्ड को 1132 करोड़ रुपए का आवंटन प्रदान किया है। इस क्षेत्र का एकीकृत विकास को सुनिश्चित करने के लिए 300 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से कल्याण कर्नाटक मानव संसाधन, कृषि और सांस्कृतिक संघ की स्थापना की गई है। 100 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। मेरी सरकार ने बसव कल्याण में अनुभव मंडप का निर्माण करने के लिए 600 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके लिए 100 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं, ताकि उसे एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और विरासत केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। मेरी सरकार ने बेंगलुरु शहर के प्रशासन के लिए एक पृथक विधान के रूप में बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका अधिनियम बनाया है। ಜಂಟಿ ಸದನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಿ.ಆರ್. ವಾಲಾ ಅವರು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ, ಯಾವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು. 447 किलोमीटर की कंक्रीट सड़कें बनाई जाई। एक विशेष विकास योजना के तहत 588 किलोमीटर की सड़क का विकास हो तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण रास्ता अभिवृद्धि योजना के तहत 143 किलोमीटर सड़क का विकास कार्य पूरा किया जाए। कुल 9,601 किलोमीटर जिला मार्गों को राज्य राजमार्गों के रूप में और 15,510 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को प्रमुख जिला सड़कों के रूप में उन्नत किया गया है। सचलता को बहाल करने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 1,850 कार्य शुरू किए हैं। उत्तर कन्नड़ जिले के कासरगोड टोक होनावर तालुका में सरकारी निजी भागीदारी के तहत पतन विभाग की पट्टे वाली भूमि में 525 रुपये वाले रक्षित पतन का निर्माण शुरू हो गया है। एक समर्पित एरोस्पेस पॉलिसी को आरंभ करने वाला हमारा राज्य देश का पहला राज्य है। बीदर एयरपोर्ट का परिचालन
7 फरवरी 2020 को किया गया है। शिवामोगा जिले में 385 करोड़ रुपये की लागत से एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है। उत्तर कन्नड़ जिले में 27.84 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नौसेना एयरबेस के समीप सिविल एन्क्लेव के विकास का काम प्रगति पर है। विजापुर एयरपोर्ट को 220 करोड़ रुपये की लागत से विकसित करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री की 1 लाख आवास योजना के तहत 46,499 मकानों में से 31,382 मकानों का निर्माण शुरू कर दिया गया है। स्लम सुधार कार्यक्रम के तहत 150 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4,460 करोड़ रुपये की लागत से अवसंरचना सहित 83,119 मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। राजीव आवास योजना के तहत 19,897 मकानों के निर्माण के लिए 1,030 करोड़ की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उनमें से 18,570 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಂಟಿ ಸದನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಜೂಭಾಯಿ ವಾಲಾ ಅವರ ಭಾಷಣ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಜಂಟಿ ಭಾಷಣ.